वेव ऑप्टिक्स में पढ़ने वाले हैं हाइगन प्रिंसिपल। ठीक, हाइगन प्रिंसिपल बहुत एक्यूरेट तो नहीं है, क्योंकि ये सबसे पहला प्रिंसिपल, सबसे पहली थ्योरी मान सकते हो आप जिसने लाइट को एज ए वेव विजुअलाइज किया था और हमको बताया था। ठीक है, हाइगन प्रिंसिपल आपको कुछ ज्योमेट्री की मदद से समझाने की कोशिश करता है कि जो लाइट वेव है उसका किस तरीके से आप उसको देख सकते हो या किस तरीके से उसका कुछ बिहेवियर होने वाला है। ठीक है, मतलब जो हाइगन थे वो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये माना था कि जो आपकी लाइट है वो क्या है, एक वेव है, और उन्होंने सिंपल ज्योमेट्री के बेसिस पर उसके बिहेवियर को, किस तरीके से वेव ट्रैवल करती है, उसको समझाने की हमको कोशिश की थी। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है ये, लेकिन क्योंकि ये सबसे पहले हमको वेव को बताया, इसने डिफाइन किया था, इसलिए हम इसको पढ़ते हैं। ध्यान से देखेंगे तो इसको समझने के लिए सबसे पहला जो वर्ड हमको समझना है वेव फ्रंट। ठीक है, किसी वेव में वेव फ्रंट क्या होता है, वेव फ्रंट को देखते हैं। अब ध्यान से देखो, जो हमारे पास मैकेनिकल वेव्स हैं, जैसे आपकी वाटर वेव है, आपने देखा होगा पानी में कोई पत्थर मारते हैं तो इस तरीके से सर्किल्स हमको दिखाई देते हैं। ठीक है, और कंटिन्यूअसली पत्थर ऊपर नीचे ऑसिलेशन करता रहेगा और एनर्जी वेव के थ्रू बाहर की तरफ ट्रांसमिट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ऐसे कुछ सर्किल हमको कंजिक्यूटिव एक दूसरे के चारों तरफ सर्कुलर वेव्स लगती है। सर्कुलर वेव्स क्या बढ़ रही हैं, बाहर की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक, अब ध्यान से देखो, होता क्या है कि जब ये वेव्स आगे ट्रांसमिट करती हैं तो जो पार्टिकल होते हैं हमारे पानी के, वो क्या करते हैं, ऊपर नीचे ऑसिलेशन करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, मान लो पहले हमारा पानी स्थिर था, पत्थर मारने के बाद हमने देखा कुछ पार्टिकल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर की तरफ उठ गए। जब ये वेव आगे बढ़ेगी तो आगे वाले ऊपर उठ जाएंगे, पीछे वाले नीचे की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम पर अगर मैं वाटर वेव का साइड से फोटोग्राफ लूं तो मुझको मॉलिक्यूल कुछ ऐसी पोजीशन में नजर आएंगे। कुछ मॉलिक्यूल मीन पोजीशन से थोड़ा ऊपर है, कुछ मॉलिक्यूल की जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से मैक्सिमम होता है, कुछ मॉलिक्यूल मीन पोजीशन से नीचे चले जाते हैं। ठीक है, कुछ का डिस्प्लेसमेंट नीचे की डायरेक्शन में मिनिमम होता है। ठीक है, यहाँ पर एक वेव में जो हिस्सा ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है इसको हम क्या बोलते हैं, क्रस्ट बोलते हैं, और जो हिस्सा नीचे की तरफ जाता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक कि, और ये मैक्सिमम हाइट होती है, क्रस्ट का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है मॉलिक्यूल का, या मैक्सिमम डेप्थ होती है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ होता है, इसको क्या बोलते हैं, वेव का एम्पलीट्यूड बोलते हैं। ठीक है, जितनी बड़ी क्रस्ट बनने वाली है मतलब उसका एम्पलीट्यूड भी क्या है, उतना ही ज़्यादा है, उतनी ज़्यादा एनर्जी है उस वेव के पास। क्लियर है तक? अब ये जो कंज्यूगेटिव सर्किल्स है जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये है क्या? तो जनरली जब हम ऊपर से देखते हैं तो हमको दो तरीके के सर्किल साफ साफ नजर आते हैं। एक जिसमें पानी के मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से ऊपर उठे होते हैं, तो हम देखते हैं ये वाला मॉलिक्यूल अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर है। तो इसके साथ वाले सभी मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जो मीन पोजीशन होती है उससे ऊपर की तरफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर होते हैं, और हमें इनका जो लोकस होता है हमको एक सर्किल दिखाई देता है। मतलब इस सर्किल में जो हर एक मॉलिक्यूल है वो अपनी मीन पोजीशन से कितना ऊपर उठा हुआ है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर, ए डिस्टेंस एम्पलीट्यूड ए डिस्टेंस से ऊपर है। दूसरे जो सर्किल हमको साफ नजर आते हैं वो आपके ट्रफ वाले होते हैं, इसके बीच में मान लीजिए अगला सर्किल मैंने बनाया है, तो यहाँ पर क्या है, मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से मैक्सिमम नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं, नीचे की तरफ डिस्प्लेस हुए हैं। आई बात समझ में? तो जब ये वेव आगे बढ़ती है तो जो साथ वाले मॉलिक्यूल हैं, जो साथ वाले मॉलिक्यूल हैं जो सेम फेज में होते हैं, सेम फेज का मतलब समझते हो ना, अगर एक मॉलिक्यूल अपनी मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर ऊपर है तो उसके साथ वाले जितने भी मॉलिक्यूल जो उसके लगे हुए हैं बिल्कुल, और जो सबके सब 2 सेंटीमीटर ऊपर है, अगर मैं उन सभी मॉलिक्यूल को जो सेम फेज में होते हैं और एक साथ लगे होते हैं, इनके लोकस को हम वेव फ्रंट बोलते हैं। लोकस समझते हो ना, इन सबको जोड़ते हुए आप एक कर्व इमेजिन करो, वो जो कर्व बनेगा वो क्या कहलाता है, आपका वेव फ्रंट कहलाता है। जैसे ध्यान से देखो, अगर इसका साइड में देखें, यहाँ से देखो, यहाँ पर हमने पत्थर मारा तो ये पानी में पत्थर ऊपर नीचे ऑसिलेशन करना शुरू कर दिया पत्थर ने, और ये वेव आगे ट्रैवल करना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं ये वाला मॉलिक्यूल और ये साथ वाले जो मॉलिक्यूल है जो सबके सब एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, सेम फेज में है, इन सबको मिलाते हुए आप एक कर्व बनाओ, ये वेव फ्रंट कहलाता है। उसके बाद आगे देखो, यहाँ पर सारे के सारे पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल एक साथ ऊपर उठ रहे हैं, इन सबको जोड़ते हुए कर्व बनाओ, जो सेम फेज में मॉलिक्यूल होते हैं ना, उनका जो लोकस होता है, वो जो कर्व होता है, वो जो लोकस होता है उसको क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट
यही नहीं, जो सारे के सारे मॉलिक्यूल बीच में नीचे जा रहे हैं, ये वाले मॉलिक्यूल, ये कर्व बनाओ, ये भी एक वेव फ्रंट कहलाएगा। ठीक है, और इनके बीच के डिस्प्लेसमेंट वाले मॉलिक्यूल है जो ना तो पूरी तरीके से ऊपर है ना ही मेन पोजीशन पर है, इनके बीच में कहीं, जैसे ये मेन पोजीशन से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस ऊपर है, इससे सटा हुआ मॉलिक्यूल ये भी कुछ पर्टिकुलर सेम डिस्टेंस ऊपर है, इन सबको जोड़ते हुए कर्व बनाओ, ये क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा। जनरली जो वेव फ्रंट होता है वो आपको वेव की शेप बताता है, वेव की शेप कैसी है। क्लियर? जब हम किसी पर्टिकुलर डायग्राम में वेव फ्रंट दिखाते हैं, बनाते हैं, तो जो हम एक से अधिक वेव फ्रंट बनाते हैं, मान लो एक पहला वेव फ्रंट बनाएंगे, दूसरा वेव फ्रंट बनाएंगे, तो हम एक सिमेट्री फॉलो करते हैं। या तो सारे के सारे वेव फ्रंट हम क्रस्ट के बनाएंगे, मतलब ये जो पहला वेव फ्रंट है ये पहली क्रस्ट बनी, तो जो अगला वाला वेव फ्रंट होगा इसके बीच के ना बना के अगला वेव फ्रंट कहाँ बनेगा, अगली क्रस्ट पर बनेगा, उससे अगला वेव फ्रंट अगली क्रस्ट पर बनेगा। और इस तरह से दो वेव फ्रंट के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या हो जाएगी, वेवलेंथ। भाई दो क्रस्ट के बीच की दूरी तो पढ़ चुके हो, मैं दो ट्रफ के बीच की, आई बात समझ कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई तो एक वेवलेंथ कंप्लीट हो गई। तो जब हम वेव फ्रंट दिखाते हैं, इसको शो करते हैं, हम इस तरीके से बनाते हैं ताकि हर दो वेव फ्रंट के बीच की डिस्टेंस किसके बराबर आती है, हमारी वेवलेंथ लैम्डा के बराबर आती है। या तो हम सारे क्रस्ट के वेव फ्रंट को बनाएंगे या ट्रफ के वेव फ्रंट को बनाएंगे। ठीक है, ये बीच में कोई दूसरा फेज लेकर वहां से सारे सारे कंसेक्यूटिव वेव फ्रंट हम ड्रॉ करने वाले हैं। क्लियर है यहाँ तक? अगर आप वेव फ्रंट, आपके पास कोई वेव है जो ट्रेवल वेव कर रही है ट्रेवल, उसमें आपने कुछ वेव फ्रंट ड्रॉ कर रखे हैं, तो वेव फ्रंट पर जब आप परपेंडिकुलर बनाते हैं सभी वेव फ्रंट्स पर, वो आपको वेव की डायरेक्शन बताती है, आप उसको आप रे बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर मुझे पता करना वेव कहाँ चल रही है, तो मैं सभी वेव फ्रंट पर क्या बना दूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, तो वेव किधर बढ़ रही है, इस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। और वेव की डायरेक्शन अगर आप सीधी लाइन बना के उसको क्या बोलते हैं, रे बोल देते हैं। तो वेव फ्रंट पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हमको वेव की डायरेक्शन पता चलती है, या फिर उसको जनरल भाषा में क्या बोल देंगे हम, लाइट के केस में रे बोलते हैं। ठीक है, वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर हमको रे मिल जाता है। दूसरा, अगर आप किसी एक वेव फ्रंट को देखो तो आपको ये समय के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देने वाला है। ठीक है, आपने इस वेव फ्रंट पे फोकस किया क्योंकि अगले वाले मॉलिक्यूल अब ऊपर उठने वाले हैं, पीछे वाले मॉलिक्यूल नीचे जाने वाले हैं, तो आपको लग रहा है कि थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया, थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया। तो जैसे जैसे क्रस्ट आगे बढ़नी शुरू हो जाएगी आपको लगेगा आपका वेव फ्रंट कहाँ ट्रेवल कर रहा है, आगे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। क्लियर? और वेव फ्रंट की जो स्पीड होती है ट्रैवलिंग करने की, वो किसके बराबर होती है, स्पीड ऑफ वेव के बराबर होती है। जितनी तेजी से वेव आगे बढ़ती है उतनी तेजी से ही हमारा वेव फ्रंट आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये वर्ड समझना पड़ेगा क्योंकि हाइगन प्रिंसिपल में इसको हम यूज करने वाले हैं। वेव फ्रंट होता क्या है कि किसी वेव में जो कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पर जिन पर सेम डिस्प्लेसमेंट होता है उन सबका जो लोकस होता है उसको हम वेव फ्रंट बोलते हैं। क्लियर? और उसकी स्पीड कितनी होती है, वेव की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, आगे देखिए टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, किस किस तरीके के वेव फ्रंट हो सकते हैं। तो ध्यान से देखो, पहला स्लाइड तो हमने देखा, अगर हमारे पास एक पॉइंट सोर्स है जैसे एक बल्ब हो गया, तो बल्ब से जो लाइट वेव्स निकलने वाली है वो वेव फ्रंट कैसा बनेगा, स्फेरिकल बनने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आप वेव फ्रंट बनाओगे क्योंकि वेव फ्रंट क्या होते हैं, रेस के, एक आप प्लेन इमेजिन करते हो जो लाइट रेस के कैसा होने वाला है, रेस के परपेंडिकुलर होते हैं। तो पॉइंट सोर्स से लाइट रेस क्या निकलती है, चारों डायरेक्शन में निकलती है। तो यहाँ पर अगर आप वेव फ्रंट्स बनाओगे सेम फेज में, जहाँ जहाँ पर सेम फेज होने वाला है, क्योंकि लाइट किससे बनी है आपकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, तो जहाँ जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होने वाले जिन जिन पॉइंट है वो एडजेसेंट पॉइंट्स को मिलाते हुए आप यहाँ पर अगर ये ड्रॉ करोगे वेव फ्रंट, तो ये कैसे आने वाले हैं आपके स्फेरिकल वेव फ्रंट आने वाला है। ठीक है, अब जब स्फेरिकल वेव फ्रंट आगे चलता जाएगा मतलब सोर्स बहुत दूर है। अब देखो आपने बीच में पत्थर मार दिया पानी में, तो शुरुआत में आपको जो लहरें उठती है कैसी दिखाई देती हैं, स्फेरिकल दिखाई देती है। अगर आप इससे बहुत दूर चले जाओगे सोर्स से, जो अगर आप कहीं पर किनारे पर खड़े हो किसी समुद्र में, तो जो लहरें आती हैं आपको सीधी दिखाई देती है। क्यों? क्योंकि जो सेंटर है वो बहुत दूर है। तो अगर आप इससे बहुत दूर चले गए तो आपके पास इसका थोड़ा हिस्सा ही पहुंचने वाला है, कहीं चली जाएंगे वो आपको कैसा दिखाई देने वाला है, आगे वो आपको कैसा दिखाई देने वाला है, प्लेन दिखाई देने वाला है। आई बात समझ में? जैसे हमारे पास सूरज है, इनफाइनाइट दूरी पर कोई सोर्स है, उससे जो लाइट रेज आती है कैसी आती है, पैरेलल सा। तो
अगर सोर्स बहुत दूर है, उससे जो वेव फ्रंट आपके पास पहुंचता है वो कैसे वेव फ्रंट होते हैं? पैरेलल, प्लेन वेव फ्रंट कहलाते हैं। एक दूसरे के पैरेलल बनने वाले ना, प्लेन बनने वाले सीधे, तो ये प्लेन वेव फ्रंट हो गया। दूसरा, अगर आपका सोर्स एक लीनियर है, एक बड़ी रॉड है जो जल रही है, तो उसके वेव फ्रंट चारों तरफ कैसे फैलने वाले हैं? सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन कैसे, किस तरीके का सोर्स है हमारा, एनर्जी का जो लाइट पैदा कर रहा है वो सोर्स कैसा है, जो वेव क्रिएट कर रहा है वो सोर्स कैसा है, उसके बेसिस पर हमको अलग अलग तरीके के वेव फ्रंट मिलते हैं। ठीक है, समझते हैं इसको, हाइगन प्रिंसिपल को। सबसे पहले स्टेटमेंट देखते हैं हाइगन प्रिंसिपल का क्या स्टेटमेंट है। देखो, ईच पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट इज ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स स्प्रेडिंग इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ द वेव। तो हाइगन प्रिंसिपल में क्या कह रहे हैं कि हमारे पास अगर कोई वेव फ्रंट है, कोई भी एक वेव फ्रंट, कोई वेव आगे बढ़ रही है, तो हमने वहां पर एक वेव फ्रंट को देखा। उन्होंने कहा कि ये जो वेव आगे बढ़ती है वो इसलिए बढ़ती है क्योंकि वेव फ्रंट का जो हर एक पॉइंट है एक सोर्स की तरह एक्ट करता है। वो क्या करता है, एक सेकेंडरी वेवलेट, एक नई वेव यहाँ से पैदा करता है, छोटी छोटी वेव्स बनती है कि हमारे पास कोई एक वेव फ्रंट है, उस वेव फ्रंट पे जो हर एक पॉइंट है वो क्या कर रहा है, एक सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है, और वहां से वो फर्दर वहां से नई नई छोटी छोटी वेव्स पैदा हो रही है जो सब डायरेक्शन में फैल रही है। ठीक है, if we draw common tangent to all these sphere secondary wavelength, we obtain the new position of the wavefront at a later time. अगर हम यहाँ पर ये कितनी तेजी से बाहर जो सर्किल्स हैं, जो सेकेंडरी वेवलेट्स बन रही हैं, ये कितनी तेजी से फैलती है, इनकी जो स्पीड है वो वेव की स्पीड के बराबर होती है। कि अगर हम किसी समय पर जो हमारे ये सेकेंडरी वेवलेट्स हैं इन पर कॉमन टेंजेंट बनाए, जैसे कि पहला यहाँ पर देखो मैंने कुछ पॉइंट चुने हैं, आप कितने भी पॉइंट चुन सकते हो। ठीक है, यहाँ से एक सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा हो गई, यहाँ से एक सेकेंडरी वेवलेट्स पैदा हो गई, और सारी वेवलेट कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, जो वेव की स्पीड है उसी स्पीड से आगे बढ़ रही है। ठीक है, इस पॉइंट से एक वेवलेट पैदा हो गई, इस पॉइंट से एक वेवलेट पैदा हो गई। आपने सभी वेवलेट पर एक कॉमन टेंजेंट बनाया, एक कर्व बनाया जो सब पर क्या है, टेंजेंट है। तो इन्होंने कहा कि वो जो आपको किसी दूसरे टाइम पर क्या देगा, वेव फ्रंट की नई पोजीशन देगा। ठीक है, तो हाइगन प्रिंसिपल हमको क्या बताता है, हाइगन प्रिंसिपल हमको ये बताता है अगर आपको किसी टाइम पर एक वेव फ्रंट की पोजीशन पता है, आपको पता है टाइम के साथ वेव फ्रंट क्या रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, आपको किसी दूसरे टाइम पर वेव फ्रंट की नई पोजीशन पता करनी है कि भाई अब ये वेव फ्रंट यहाँ पर है F1 F2 कि टी टाइम के बाद ये वेव फ्रंट कहाँ पहुंच जाएगा। तो उसका उन्होंने एक तरीका बताया कि हम क्या इमेजिन करते हैं, ये इमेजिन करेंगे कि इसका जो हर एक पॉइंट है वो एक दूसरी वेव के सोर्स की तरह करे। अब मुझे एक बात ध्यान से देखो, अगर मेरे पास जो वेव है उसकी स्पीड v है, मुझे पता करना है ये जो वेव फ्रंट है टी टाइम के बाद ये कहाँ पहुंच चुका होगा, या टी टाइम के बाद जो हमें नया वेव फ्रंट मिलेगा वो किस पोजीशन पर मिलेगा। तो आप क्या करोगे, ये जो वेवलेट्स है कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, इनके फैलने की रफ्तार कितनी है, v स्पीड से जो हमारे वेव की स्पीड है। तो टी टाइम के बाद अगर मैं यहाँ से एक सर्कुलर ये मान के चलूं कि यहाँ पर एक स्फेरिकल वेव आगे चारों तरफ ऐसे फैल रही है, क्योंकि ये प्लेन है तो प्लेन में आपको सर्किल की फॉर्म में दिखाई देगी। क्लियर है क्या? तो टी टाइम के बाद ये सर्किल की रेडियस कितनी हो जाएगी, कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है v से, 1 सेकंड में v आगे बढ़ी, 2 सेकंड में रेडियस कितनी हो जाएगी सेकेंडरी वेवलेट के सर्किल की 2v, 3 सेकंड में 3v, और t सेकंड में t into v। तो t टाइम के बाद हम क्या करेंगे, हमको ये पता करना है ये वेव फ्रंट कहाँ पहुंच जाएगा, इमेजिनेशन करनी है। तो हम क्या करेंगे कि t टाइम के बाद हर एक पॉइंट पर, अपने वेव फ्रंट पर हर एक पॉइंट पर vt रेडियस के सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये सर्किल हमें क्या दिखा रहा है, सेकेंडरी वेवलेट दिखा रहे हैं, और जो हमारे इस वेव फ्रंट की नई पोजीशन होगी, आप इन सब सर्किल का एनवेलप बनाएंगे, इसको एनवेलप बोलते हैं, मतलब हर एक सर्किल पर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 वेवलेट बनाई है, मेरे पास कितने पॉइंट है, इनफाइनाइट पॉइंट है। अगर मैं इनफाइनाइट वेवलेट बनाऊंगा तो देखो सबकी सब ऐसे जाएंगे, कोई सर्किल ऐसे जाएगा, कोई सर्किल ऐसे जाएगा, और हमको किसी दूसरे टाइम पर जो हमारा वेव फ्रंट है उसकी नई पोजीशन मिल जाएगी कि टी टाइम पहले ये वेव फ्रंट यहाँ पर था, ये तो आगे बढ़ता जा रहा है, टी टाइम के बाद ये कहाँ होगा, तो वेव अगर v स्पीड से आगे बढ़ रही है तो आप यहाँ पर हर एक पॉइंट पर vt रेडियस का सर्किल ड्रॉ करेंगे। उस सर्किल का जो एनवेलप होगा वो आपको किसी दूसरे टाइम पर वेव की क्या देगा, नई पोजीशन देगा कि आपका वेव फ्रंट इस लोकेशन पर पहुंच चुका है।
ठीक है, तो आप देख सकते हो ये थ्योरी सिर्फ ज्योमेट्री के बेसिस पर है और इससे हम एक वेव को थोड़ा विजुअलाइज कर सकते हैं कि किस तरीके से वेव में एनर्जी आगे ट्रेवल कर रही है, वेव फ्रंट आगे ट्रेवल कर रहा है। अब ये बहुत एक्यूरेट थ्योरी तो है नहीं, लेकिन फिर भी इसके बेसिस पर हम किस तरीके से हाइगन ने हमको रिफ्लेक्शन को समझाया, रिफ्रैक्शन को समझाया, उनको समझेंगे। ठीक है, वो छोटा सा इसका स्टेटमेंट है कि अगर आपको किसी टाइम पर कोई वेव फ्रंट की लोकेशन पता है, किसी दूसरे टाइम पर आप उसकी लोकेशन निकाल सकते हैं बाय यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल। क्लियर है? इसका एक बहुत बड़ा मेजर ड्रॉबैक ये है कि अगर ये वेवलेंथ्स है, अगर हर एक पॉइंट सोर्स की तरह एक्ट कर रहा है तो यहाँ से सेकेंडरी वेवलेट हर डायरेक्शन में फैलेंगे, तो फिर ये वेव पीछे क्यों नहीं बढ़ती? भाई एनवेलप एक तो आगे बनेगा, एक टेंजेंट पर एनवेलप के पीछे भी तो बन रहा है, लेकिन हमको कोई बैकवर्ड पीछे के डायरेक्शन में तो कोई वेव नहीं मिल रही, वो तो एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ठीक है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये पहली थ्योरी थी जो लाइट को एज ए वेव हम विजुअलाइज कर रहे थे, तो इसलिए इसको हम पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा एक्यूरेट थ्योरी नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस का ये पार्ट है। इससे जो रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, लाइट के रिफ्लेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया, वो हम आगे समझेंगे। क्लियर है?